प्रिंस मोबाइल लेते हुए कमरे में आता है और सभी लोगों को पेपर से फूल बनाने के लिए कहता है कि इसे अच्छे से बनाओ, हमें दोपहर की पार्टी के लिए अभी भी रिहर्सल भी करनी बाकी है। तभी उनमें से एक सिल्वर बालों वाला कैदी कहता है, बहुत सारे लोग मर गए हैं और फिर भी वे यहाँ पार्टी आयोजित कर रहे हैं। तो प्रिंस कहता है, लोगों की मौत होने के कारण ही नेता सभी की मानसिक स्थिति पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों को शांत रहने की ज़रूरत है और अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो उसे ज़्यादा गंभीरता से ना लें। ये सब कहते हुए प्रिंस अबीस के सर को सहला रहा होता है और ये देखने के बाद तो वहाँ के सभी कैदी हल्ला हू मचा रहे होते हैं और साथ ही ये कहने लगते हैं, जो लोग मर गए हैं वो सारे के सारे कमीने लोग थे, तो उन लोगों को अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद प्रिंस अपने मन में कहता है, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे हालात को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगे जैसा कि उम्मीद थी। रेसिट से जेल में सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है। ये सोचने के बाद प्रिंस अबीस से कहता है, हे थैंक यू। ये सुन के अबीस कंफ्यूज होके कहता है, अगर आप बल कर और हत्या के मामले की बात कर रहे हैं तो मुझे आपका थैंक यू करना चाहिए। ये सुनने के बाद प्रिंस काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है, जिसे देख के अबीस अपने मन में कहता है, प्रिंस आज बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं। तभी प्रिंस खांसते हुए कहता है, नहीं, तुम हमेशा से ही मुझे उन हिंसक कैदियों से निपटने में मदद करते रहे हो। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा गंभीर थे, जेल गार्ड से भी ज़्यादा तुमने मेरी बहुत मदद की और कल रात मैंने गलती से तुम्हें साइड डिश की तरह इस्तेमाल किया। और ये बात अभी इसको समझ में तो नहीं आती है, लेकिन आप लोग को ज़रूर समझ में आई होगी। मगर अभी इस भोला भाला बन के कहता, हाँ ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अच्छे व्यवहार के लिए मुझे नोटिस किया जा सके और मैं अपनी सज़ा कम करने का आवेदन कर सकूं। ये कहने के बाद अबीस जो कागज़ का फूल बना रहा होता है वो लेकर प्रिंस के बालों में लगाते हुए कहता है, लेकिन यदि ऑफिसर वांग को लगता है कि मैंने मदद की और अगर वे मुझे इनाम देना चाहते हैं तो भी चलेगा। और अब इसकी इन बातों और रिएक्शन से प्रिंस है भाई कंफ्यूज और बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उस ब्लश को छिपाने के लिए वो जोर से अपने कानों से उस फूल को निकाल कर चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? हमारे इम्पोर्टेंट फ्लावर के साथ वापस फूल बनाने का काम शुरू करो और फालतू की मस्ती करना बंद करो। मगर अबीज ये सुनने के बाद अपने सारे कागज़ के फूल उठा के कहता है, मगर मेरा काम तो हो गया है। और फिर वो सभी फूलों को उड़ाते हुए कहता है, इस तरह का काम करना काफ़ी आसान है। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं पहाड़ों की ढलान पर इन्हें बेचकर अपना गुजारा करूँगा। ये सुन के प्रिंस अपना एक झोरा उठाता है और उनमें उन गिरे हुए फ्लावर्स को रखते हुए कहता है, वाह ये तो बहुत बढ़िया है, एक स्थिर नौकरी ढूंढो और फिर यहाँ कभी मत आना। ये कहने के बाद प्रिंस अपने मन में कहता है, तब तक तो हम इस मिशन को पूरा कर चुके होंगे और इस दुनिया में नहीं होंगे। तभी अबीस प्रिंस के पास आके कहता है, वैसे क्या आपको कोई गिफ्ट चाहिए? ये सुन के प्रिंस कहता है, क्या तुम गिफ्ट देना चाहते हो? तो अबीस कहता है, हाँ, किसी कारणवश मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपके पास एक नेकलेस नहीं है। ये सुन के प्रिंस की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में याद करते हुए कहता है, क्या वह उस गुआनीन पेंडेंट की बात कर रहा है जिसे हम दोनों पहले पहनते थे? वह पेंडेंट तो बहुत पहले ही खो चुका है, हमेशा के लिए समय के चक्र में फंस गया है।
और पेंडेंट वाली बात तो वो सभी कैदी भी सुन चुके होते हैं और अपने बॉस का साथ देते हुए कहते हैं एक लव का टोका ना, और भी बहुत कुछ वो लोग कहने लगते हैं। और उन लोगों की बकवास बातें सुनने के बाद प्रिंस का माथा टनका और उसने चिल्लाते हुए उन लोगों से कहा कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो, जल्दी जाओ, और अगर तुम लोगों ने उन फूलों को बनाना जल्दी से ख़त्म नहीं करोगे तो किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद वो सभी दुम दबा के वहाँ से भागते हैं और इधर प्रिंस ब्लश करते हुए कहता है सीरियसली इन सभी समस्याओं का कारण अवश्य ही यह दुनिया है। होमोसेक्सुअल से भरी एक जेल में मेरा मन 20 वाले व्यक्ति के साथ थोड़ा समय के लिए रिलेशनशिप में बनने की इच्छा होना अजीब नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है प्रिंस। इसी के साथ प्रिंस एक कैलेंडर को बदलता है और अपने ऑफिस चेयर पे बैठ के चाय की चुस्की लेते हुए कहता है हाँ, मैं यहाँ लगभग 30 दिन बिता चुका हूँ। जब हम वास्तविकता में लौटेंगे तो मुझे अबीस को किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाना होगा। क्यों ना उसे एक बुफे में लेके जाएं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद नेताओं के निरीक्षण का दिन आ जाता है और वो नेता या अधिकारी कार से निकलने के बाद जेल का निरीक्षण करते हुए कहते हैं हाँ, ये जगह काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है। यह बताया गया था कि यहाँ कुछ कैदियों ने आत्महत्या कर ली थी। मुझे लगा कि यह खराब वातावरण के कारण हुआ होगा। तो बगल में खड़ा लिू शेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, उस मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह वाकई अजीब और डरावना था। तो वो अधिकारी कहता है अच्छा ऐसा है तो मुझे और भी बताओ। तो लिू आगे कहता है कि क्या आपको इसके बारे में पता नहीं चला? सर, सब लोग कह रहे थे कि दोषियों ने वांग लिू शेंग की वजह से आत्महत्या की, जिसने 14 साल पहले अन्याय का शिकार होकर आत्महत्या कर ली थी। उन लोगों का कहना था कि वह बदला ले रहा है। देखिए, असली हत्यारा इतना डरा हुआ था कि उसने कुछ दिन पहले खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। ये सुन के उस अधिकारी के चेहरे पे एक अजीब सा भाव आता है जो कि समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो शाय करते हुए कहता है भाग्य लोगों को मूर्ख बनाता है और वह वांग लिू शेंग, उसने अपराध नहीं किया तो उसने इसे स्वीकार क्यों ही किया। ये सुनने के बाद प्रिंस उस अधिकारी की ओर एक सस्पिशियसली नज़र से देखता है और उसके पास आके कहता है क्या आप वांग लिू शेंग के मामले के बारे में भी जानते हैं? तो वह अधिकारी कहता है हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने ही उस समय उससे पूछताछ की थी क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था, इसलिए उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे। उसने मुझे फंसाया और उच्च अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि मैंने निर्णय लेने में गलती क्यों की। ये कहते हुए वो अधिकारी आगे चला जाता है और प्रिंस पीछे से मुंह बाके उसे देख रहा होता है और साथ ही अपने मन में कहता है ये सही नहीं है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होके स्टेज के ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पे लिू होस्ट बनकर सभी लोगों को कहता है कि आज आप सभी लोगों के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, तो आप सभी लोग प्लीज़ इसका आनंद लें। इसके बाद प्रोग्राम चालू हो जाता है। सभी कैदी अलग अलग तरीके के कार्यक्रम करने लगते हैं जिन सबको चुपचाप बैठ के प्रिंस देख रहा होता है। साथ ही अपने मन में कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जिस अधिकारी ने कभी वांग लिू शेंग से पूछताछ की थी वह ठीक उसी समय क्यों प्रकट हुआ जब हम एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गए थे। एक सामान्य व्यक्ति इससे बचना चाहेगा। वे नहीं चाहेंगे कि एक गलत निर्णय वाला मामला उनसे जुड़ जाए।
तभी एबिस की बारी आती है जो कि गाना गाने जाता है, जिसे देख के प्रिंस अपने मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहता है, मुझे एबिस के स्टेज पर जाने से पहले इस बात का हल निकाल लेने दो। मुझे अब भी उसे गाते हुए सुनने की इच्छा है। तभी प्रिंस उस अधिकारी से कहता है, सर प्लीज़ मेरे पीछे आइए, जेल ने आपके लिए एक विशेष सरप्राइज तैयार किया है। ये सुन के वो अधिकारी कंफ्यूज हो जाता है और फिर तुरंत ही चेहरे पे एक स्माइल लाते हुए कहता है, ओह कितना अच्छा विचार है, चलिए एक बार ज़रूर देख लेते हैं। तभी उसके पीछे से उसका गार्ड कहता है, क्या मैं आपके पीछे आपके साथ नहीं चलूँगा? तो वह अधिकारी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी बैठे बैठे ऊब गया हूँ, मैं थोड़ी देर टहलना चाहता हूँ, आप प्रदर्शन का आनंद लेते रहिए। फिर इसके बाद वो दोनों ही उस कमरे से निकलकर एक गलियारे में जाने लगते हैं, जहाँ पे उन दोनों के पैरों के चलने की आवाज़ आ रही होती है। साथ ही प्रिंस अपने मन में कह रहा होता है, क्या वह मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया? क्या वह ज़रा भी संदिग्ध नहीं है? क्योंकि मैंने जो बहाना बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा घटिया बहाना था। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे शक ना हुआ हो। अधिकारी वो के बारे में संदेह के कई बिंदु हैं। मिशन को अधिकारी के रूप में मंजूरी देने से पहले संभावित खतरे के किसी भी उभरे संकेत को समाप्त कर देना चाहिए। किसी भी हालात में मैं उसे उस कोठरी में ले जाऊंगा जहां वांग लियू शेंग ने आत्महत्या की थी और सबसे पहले वही देखूंगा। तभी पीछे से चला आ रहा अधिकारी वो धीरे से कहता है, हरामी क्या तुम्हें मालूम है? ये सुन के प्रिंस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और पीछे मुड़ के उस अधिकारी को देखते हुए कहता है, क्या आपको पता है इस व्यक्ति में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे वह मुझसे जानकारी निकालवाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो अधिकारी कहता है हंसते हुए, मूर्ख बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मुझसे अकेले में मिलने की इच्छा जताई थी। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप वांग लियू शेंग के बारे में पूछना चाहते थे? ये सुन के प्रिंस थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, आप इस नतीजे पर कैसे पहुँचे? मैं आपको वो गिफ्ट दिखाना चाहता था जो सबने आपके लिए तैयार किया है। तो ये सुन के वो अधिकारी हंसते हुए प्रिंस के पास आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। वार्डन ने मुझे बताया कि किसी को पता चल गया है कि हमने उससे कबूलनामा निकलवाने के लिए यातनाओं का इस्तेमाल कैसे किया। मुझे लगता है कि वह व्यक्ति आप हैं। सही कहा ना? ये सुनने के बाद प्रिंस और भी ज़्यादा परेशान होते हुए कहता है, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मगर वो अधिकारी अपने हाथों को क्लिंच करते हुए कहता है, मैं असल में इतनी सुनसान जगह पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन आप मौजूदा स्थिति में इतने इग्नोरेंट क्यों हैं? आपने वांग लियू शेंग के मामले को वास्तव में क्यों पलट दिया? ऊपर के लोगों को अफवाह की भनक लग गई और उन्हें शक हुआ कि मैंने उस दोषी को स्वीकार कराने के लिए मजबूर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। वे पूरी जांच करना चाहते हैं। वे संभवतः कुछ दिनों में यहाँ पहुँच जाएंगे। ये कहते हुए वो अधिकारी अपने जेब से एक चीज़ निकाल के प्रिंस के सामने करते हुए कहता है, इसलिए मेरे पास आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये कह के वो अपना हाथ प्रिंस के सामने खोल देता है और उस के हाथ में होता है एक सोने का बिस्किट, जिसे देख के प्रिंस काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।
और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्द से जल्द चाहिए तो वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करके हाइप कर दोगे, मैं उतनी ज़्यादा जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगी। चाहे तो वो 12 घंटे में भी हो सकता है और 5 घंटे में भी, क्योंकि आगे के चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।